अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद शाहरुख। कुछ ऐसे लोग होते हैं, रिसेंटली हमने देखा है कि अपनी फैमिलीज़ और अपने विलेजेस से वो पहले लोग हैं जिन्होंने सीएसएस क्वालिफाई किया। आज मेरे साथ दोबारा एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं हू इज़ द फर्स्ट वन इन हिज़ फैमिली टू एवर जॉइन पब्लिक सेक्टर या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम क्वालिफाई करके वो अपनी फैमिली के पहले रिप्रेजेंटेटिव हैं जो इस तरफ आ रहे हैं। इसके साथ-साथ हमने ये सुना होगा कि यार सीएसएस में सिर्फ़ वही लोग क्वालिफ़ाई करते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा ग्रेड्स के ऊपर काम करते हैं या यूनिवर्सिटी में उनके बहुत अच्छे जीपीएस होने चाहिए। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने इस चीज़ को डिफाई किया है। ही वाज़ ऑलवेज़ इंटू डिबेट्स, एमयूएन्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स और तमाम वो चीज़ें जो एकेडमिक्स के अलावा थी। और उसके बाद इन्होंने साबित किया कि उन किस तरह चीज़ों ने हेल्प की है इनको इवेंचुअली सीएसएस जैसे एक रिगरस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने में। So I have with me today उसामा शहजाद चीमा जिन्होंने CSS 2025 में 15th पोजीशन हासिल की है और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एलोकेशन ली है। थैंक यू सो मच उसामा फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या तासुरात थे जब रिजल्ट आया? क्या फीलिंग थी? कैसा फील कर रहे थे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला ने अपने करम का मामला फरमाया है और इंसान अपनी एफर्ट करता है। अल्टीमेटली मैं ये मानता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला का करम होता है, उसके वालिदैन की दुआएं होती हैं जो उसे कामयाबी से हमकिनार करती हैं। तो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग्स यही हैं कि अल्लाह ताला तेरा बेइंतहा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले जो सवाल मुझे तंग कर रहा है वो ये है कि हमेशा आप एकेडमिक से दूर रहे। आपने यूनिवर्सिटी में भी जिस तरह आपने अब बताएँगे कि आप क्या-क्या करते थे। तो इतने पढ़ने वाले और हार्ड वर्क और एकेडमिक एग्ज़ाम की तरफ आपका कैसे टिल्ट हुआ? साथ-साथ नोबडी इन योर फैमिली इज़ फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर। तो ये आपने इतना बोल्ड स्टेप कैसे ले लिया? सर बिल्कुल ऐसा ही है कि ड्यूरिंग माय यूनिवर्सिटी इयर्स मैं बिल्कुल डिबेट्स में इन्वॉल्व था, मैं हाँ, स्टूडेंट एक्टिविज्म में इन्वॉल्व था। आई वाज अ पार्ट ऑफ द मंस मूड्स। आई डिड एवरीथिंग जो कि जो है ना जो एकेडमिक्स के अलावा है जिस तरह आपने कहा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये समझता हूँ कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स इवेंचुअली हेल्प्ड मी इन माय सीसीएस एग्जाम्स एज वेल। फॉर बिल्कुल। एग्जांपल अगर मैं डिबेट्स करता था तो इट इट हेल्प मी बिल्ड आर्गुमेंट्स, और सीसीएस आर्गुमेंट्स का नाम है। बेशक। मैं फिर अगर जो है वो स्टूडेंट एक्टिविज्म में इन्वॉल्व था, तो आई वाज अवेयर ऑफ द सोशल इश्यूज, द पॉलिटिकल इश्यूज, एवरीथिंग व्हिच वाज गोइंग अराउंड मी। तो जब मैं ऐसे लिखता था तो आई वाज द पर्सन कि जिसको ऐसे के लिए कंटेंट गैदर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बिल्कुल उसको ठीक। अपने आसपास चीजों का इतना अच्छा आइडिया होता था कि वो कोई भी ऐसे का टॉपिक जो है वो एड्रेस कर लेता था। तो इस तरह से ये जो सारी चीजें थी जो कि एकेडमिक्स नहीं थी, स्टिल दे हेल्प मी अ लॉट इन माय ओन अटेम्प्ट। बड़ा ब्रिलियंट तरीके से आपने उस चीज़ को कनेक्ट किया है सीएसएस एग्ज़ाम के साथ। अच्छा ये बताएँ कि आपकी जो सीएसएस की जर्नी है, इसके अंदर आपके जो रिसेंटली अभी आप रिज़ल्ट आया है, आपकी आई बिलीव सेकंड अटेम्प्ट थी। तो पहली अटेम्प्ट में क्या प्रॉब्लम हुई और इस दफ़ा आपने क्या चेंज किया जिससे यू मेड श्योर कि यार आई विल गेट थ्रू? Sir, in my first attempt, I was not able to qualify the essay exam. हुँ, और as you know कि 98% फेलियर रेशियो ऐसे में होता है। और मैंने ये रियलाइज किया, मैंने अपने जहन में एक जुमला उन दिनों में सोचा कि ऐसे का फार्मूला ये है कि यू हैव टू राइट अ फ्लॉलेस ऐसे। बिल्कुल। अगर आप ऐसे में एक गलती करेंगे, हुँ, योर मार्क्स वुड ड्रॉप फ्रॉम 40 टू 39। हुँ, 40 पासिंग मार्क्स नहीं है, बिल्कुल, मैक्सिमम मार्क्स हैं। बिल्कुल। एक गलती 39, हुँ, दो गलतियां 38, बिल्कुल। थ्री मिस्टेक्स 37। तो प्रिस्टीन इमैक्युलेट ऐसे होना चाहिए, एग्जैक्टली, फ्लॉलेस। दैट डज़ एग्जैक्टली। नॉट मीन हाई-फाई इंग्लिश, सिंपल अंग्रेज़ी के साथ आपने वो सिंपल किए। बट करेक्ट इंग्लिश। बिल्कुल, ये मेरा एक ओपिनियन बिल्ड हुआ आफ्टर आफ्टर गोइंग थ्रू द फेलियर। ठीक है। और फिर मैंने इंश्योर करने की कोशिश की कि आई राइट सिंपल बट करेक्ट इंग्लिश, आई रिमेन रेलिवेंट। और फिर मैंने अपनी जो सोशल ऑब्जर्वेशंस थी वो इनकॉर्पोरेट की ऐसे में। मैंने ऐसे की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की। हुँ, मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो एक इशू मैं समझता हूँ एग्जिस्ट कर रहा था, वो लैक ऑफ इनफ प्रैक्टिस था। हुँ। प्रैक्टिस तो मैंने की, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको बड़ी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आई डिड दैट इन माय सेकंड अटेम्प्ट। एंड देन फिर जब ऐसे क्वालिफाई हुआ तो फिर वो 40 पे नहीं 50 पे क्वालिफाई हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। यू आर वन ऑफ द एक्सेप्शंस जिन्होंने 50 मार्क्स लिए ऐसे में, यूजुअली हमें 50s का स्कोर नज़र नहीं आता। सो आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपके ख्याल में जनरल ऑडियंस के लिए आपका बैकग्राउंड रेलेवेंट होना ज़रूरी है सीएसएस को क्वालिफ़ाई करने के लिए या ये मिथ है? आपका बैकग्राउंड रेलेवेंट ना भी हो तो सीएसएस एग्ज़ाम आप कर सकते हो और आपके केस में क्या था? सर मेरा ख्याल है कि बैकग्राउंड रेलिवेंट ही होता है। सीएसएस की खूबसूरती ही ये है। आप इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से हैं, आप मेडिसिन के बैकग्राउंड से हैं, आप लॉ के बैकग्राउंड से हैं, आप ज़ूलॉजी, बॉटनी, आईटी किसी भी बैकग्राउंड से हैं, यू सब कैन डू रेलेवेंट सीएसएस। है और इर्रेलेवेंट है। एग्जैक्टली, इट इज़ अ एग्जैक्टली, लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीबॉडी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, सोशल साइंस का आपको थोड़ा सा एज मिल जाता है हुँ, कि आप चीजों से अवेयर होते हैं, और ये आपको थोड़ा सा हेल्प करती हैं। हुँ, लेकिन एट द सेम टाइम
ऐसे लोग जो जिनकी इवन एमफिल्स होते हैं इन सोशल साइंसेज, दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई, और हमारे साथ बहुत से दोस्तों ने क्वालिफाई किया जो कि प्योर साइंसेज बैकग्राउंड से थे। बिल्कुल लिहाजा सीएसएस की अपनी डिमांड्स हैं, ठीक है। इसमें बैकग्राउंड मैटर एज सच नहीं कर रहा होता। एब्सोल्युटली, थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग। ये बात बड़ी जरूरी थी। लोगों को लगता है कि सीएसएस से रेलेवेंट बैकग्राउंड होगा, जर्नलिज्म, आईआर, पॉल का, तो हमारे लिए एग्जाम है। दैट इज नॉट द केस एट ऑल। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने रिटन में आपका स्कोर क्या था, अभी लास्ट ईयर क्या था या पिछले अटेम्प्ट में क्या था, और इंटरव्यू में क्या मार्क्स आए आपके इस दफा? सर इन दिस अटेम्प्ट आई हैव गॉट 714 स्कोर ठीक है। इन रिटन एग्जाम, जिसमें पोल साइंस से फॉर एग्जांपल मुझे बहुत हेल्प की कि आई हैव 44 मार्क्स इन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। व्हिच आर द हाईएस्ट मार्क्स दिस ईयर। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे ऑप्शनल सारे बहुत अच्छे रहे, कि उनमें सारों में मेरा अच्छा स्कोर आ गया और 714 मार्क्स 10 में आ गए। उसके बाद आई गॉट 160 मार्क्स इन इंटरव्यू, और दिस इज हाउ आई स्टूड 15th इन पाकिस्तान। एक्सीलेंट। तो ये बताएं कि सिंस यू स्कोर्ड रियली वेल इन द रिटन पार्ट, आप ऐसी क्या 2 3 4 स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे थे रिटन एग्जाम्स के अंदर? क्या आपकी लेंथ बहुत ज्यादा थी? क्या डायग्राम्स बहुत ज्यादा थी? आपने क्या किन चीजों का ख्याल रखा कि आपको कंसिस्टेंटली सारे ही सब्जेक्ट्स के अंदर एक बहुत एग्रीगेट स्कोर ऊपर मिल गया? तो वो थोड़ा सा बताएं देखने वालों को कि क्या चीजें फॉलो करें वो जिनसे फायदा हो सकता है। नंबर एक बात तो ये है कि सीएसएस रिवार्ड्स क्वालिटी। सीएसएस में क्वालिटी को बहुत एज मिलता है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा शीट्स लिख कर आए, आप थोड़ी शीट्स लिख लें, आप 4 5 6 शीट्स लिख लें, लेकिन आप अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस इवन करें। 6 शीट्स आर मोर देन इनफ। मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। मेरी अपनी 6 ही शीट्स थी। आई स्टार्टेड फ्रॉम 4 और इवेंचुअली मैंने बढ़ा के 6 to 7 शीट्स पे अपने आंसर्स को मैक्सिमाइज किया, और दिस वाज माय ओन लेंथ। तो शीट से मुराद ये है कि साइड्स कितनी है? 7 to 8 साइड्स भी आर मोर देन इनफ। मोर देन इनफ। 8 तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल। बहुत परफेक्ट। और आपने क्या फॉलो किया इसके साथ अ, साथ हाई स्कोरिंग के लिए? क्वालिटी इंश्योर करने के साथ साथ इसके बाद पे प्रेजेंटेशन आ जाती है कि आपके जहन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उनको इस अंदाज में पेपर प्रेजेंट करना कि एग्जामिनर को वो एग्जामिनर पढ़े भी उन्हें। मेरे एक जो डिबेट्स में टीचर थे वो ये कहा करते थे कि आपने अपना पॉइंट जो आपका लिसनर है उसको जबरदस्ती सुनाना है कि हाँ ये मेरा पॉइंट है, आपने पॉइंट इस्टेब्लिश करके देना है उसे। तो सेम गोज फॉर द सीएसएस रिटन एग्जाम्स। आपने सिर्फ लिख नहीं देना, आपने इस अंदाज में लिखना है कि वो जरूर पढ़े कि हाँ ये बात लिखी हुई है, समझ भी आ जाए और समझ भी आ जाए। अगर आपने कोई बुक पढ़ी है, आपने उसका रेफरेंस दिया है, तो बड़ा प्रोमिनेंट होना चाहिए। अगर आपके पास कोई एक बड़ी अच्छी डायग्राम मौजूद है, आप किसी बात को बड़े अच्छे विजुअल एड की फॉर्म में लेके आ सकते हैं, तो उसको उस फॉर्म में लेके आए। So this is which helps to get marks in CSS. So again, diagrams, maps, flowcharts, tables, illustrations, and whatever you can possibly do to facilitate the examiner. Exactly, you did exactly. that. बिल्कुल ऐसा ही है। So optional, since आपके माशाल्लाह अच्छे गए हैं, आपका क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन क्या था? जैसे कि आपने प्योरली इंटरेस्ट देखा, बैकग्राउंड देखा, या आपने देखा कि यार ये टारगेट हो सकता है, इस तरह हो सकता है? सो 5 6 जो पैरामीटर्स होते हैं, व्हाट वाज योर बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कि जी मैंने इस तरह वो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, और फिर आपने रखे कौन से इस अटेम्प्ट के लिए? सर एज आई एम फ्रॉम पंजाब, तो पंजाब में द कंपटीशन इज कट थ्रॉट, और यहाँ पे सब्जेक्ट्स की चॉइस में मेरा ख्याल है कि स्कोर को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। कमिंग फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड, मेरा आई लॉ बहुत अच्छा था। मैंने इंटरनेशनल लॉ अपनी डिग्री के दौरान बहुत तवज्जो से पढ़ा था। हालांकि आई लॉ रिसेंटली इतना हाई स्कोरिंग नहीं रहा, इसलिए आई लॉ पे बहुत अच्छी कमांड होने के बावजूद आई डिडंट ऑप्ट इट, क्योंकि स्कोर नहीं दे रहा। सी लॉ पे मेरी बहुत अच्छी कमांड थी। सी लॉ इज माय फेवरेट सब्जेक्ट इन द लॉ, लेकिन चूंकि सी लॉ इतना अच्छा स्कोर नहीं कर रहा था इन द रीसेंट ईयर्स, तो आई डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर क्रिमिनोलॉजी। उस ग्रुप में मुझे लगा कि क्रिमिनोलॉजी और फिलॉसफी दो अच्छी चॉइसेस हैं। आई ऑप्टेड क्रिमिनोलॉजी आउट ऑफ देम। फिर उसके बाद मैंने पब्लिक एड चूज की। वो इस एतबार से भी जरूरी थी कि मुझे लगा कि पब्लिक एड में मेरा इंटरेस्ट है, कि पीएस इज माय पैशन। तो पीएस के साथ जो सब्जेक्ट मोस्ट अलाइंड है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। दूसरा जो जहां पे मेरा इंटरेस्ट था, मैंने उस सब्जेक्ट को भी ऑप्ट किया। फिर पंजाबी इज अ हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, उसको भी मैंने ऑप्ट किया। तो मेरा क्राइटेरिया यही रहा है कि नंबर एक बात तो ये कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स तो बिल्कुल ना उठाएं जो हिस्टोरिकली लो स्कोरिंग हैं। बिल्कुल। आप ऐसा भी ना करें कि आप ये कहें कि मैंने बड़े टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट्स देने हैं, लेकिन स्टेबल स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हों जो इन द लास्ट 5 इयर्स एवरेज अच्छी दे रहे हैं। और ये एक नंबर एक क्राइटेरिया है। फिर दूसरा, आपका इंटरेस्ट हो, आप शौक से उसको पढ़ सकें। मुझे फॉर एग्जांपल ब्रिटिश हिस्ट्री इज स्टेबल स्कोरिंग सब्जेक्ट, लेकिन मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है उसमें। नहीं है, इवन आई डोंट लाइक हिस्ट्री, सो नेचुरली मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। एग्जैक्टली, दैट इज अ ड्रॉप हिस्ट्री। सोशल साइंसेस मुझे पसंद है, क्रिमिनोलॉजी मैंने रख लिया, आपने रख लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी वजह से मैंने सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स लिए, जेंडर स्टडीज ले लिया, पब्लिक एड ले लिया, पंजाबी ले लिया। सो दिस इज माय ओपिनियन के नंबर एक स्टेबल स्कोरिंग सब्जेक्ट,
नंबर बिल्कुल 2 आपका इंटरेस्ट, इन दो बिल्कुल चीजों को अलाइन कर लें, यू वुड गेट द बेस्ट रेसिपी फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट। Excellent. Talking about the resources. So you consulted the recommended books by FPSC या आपने ये कैसे डिसाइड किया कि ये वाले रिसोर्सेज मैं फॉलो करूंगा? चैनल्स, थिंक टैंक्स, बुक्स, रिसर्च पेपर्स. What was your strategy regarding this? मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि आपका जो नॉर्थ स्टार है वो एफपीएससी की जो सिलेबस आउटलाइन है वो है। आपने वहां पे देखना टॉपिक क्या है। ठीक है आपने जब टॉपिक वहां से देख लिया, उसके बाद आपने पास्ट पेपर्स देखने हैं और आपने देखना है कि इस टॉपिक में जो सवाल आ रहा है पिछले 10 साल में वो किन डायमेंशंस में आ रहा है, Fair enough. एग्जामिनर की फेवरेट डायमेंशंस कौन सी ठीक हैं, है वो आपने डायमेंशंस भी नोट डाउन कर ली। ठीक है अब आपने उन सारी डायमेंशंस को कवर करना है और मोर ऑफन देन नॉट किसी एक किताब से वो डायमेंशंस नहीं हो पाएंगी। आप किसी एक किताब से कोई एक डायमेंशन कर लें, किसी और किताब से कोई और डायमेंशन कर लें, और अमूमन जो यहाँ बुक्स अवेलेबल हैं हमारे पास उनमें बहुत सारी चीजें मिसिंग होती हैं। मिसिंग होती देन हैं इंटरनेट इज अ वेरी गुड सोर्स। अब तो एआई भी बहुत या रेलिवेंट हो गई है, या तो आप रिसर्च पेपर्स जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड कि जैसे पब्लिक एड का अच्छा कंटेंट अवेलेबल नहीं है तो मैंने पब्लिक एड रिसर्च पेपर्स से तैयार की। बिल्कुल हर टॉपिक पे मैंने रिसर्च पेपर्स निकाल लिए, 2 3 4 रिसर्च पेपर्स निकाल लिए जो मुझे आसान लगे, जो मुझे समझ में आए, जो मुझे रेलिवेंट लगे, मैंने उनको पढ़ा, उनमें से कंटेंट गैदर किया और ऐसे मेरा टॉपिक तैयार होगा। तो मैंने सब्जेक्ट्स एज अ होल तैयार नहीं किए, मैं टॉपिक बाय टॉपिक चला हूं, मैंने बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक तैयार किया है और उसके लिए फिर मुझे जितनी भी किताबें खंगालनी पड़ी हैं आई हैव गॉन थ्रू देम। तो अंडरलाइन ट्रेंड हमने ये देखा है, जितने इस दफा रिसेंटली टॉपर्स और अच्छे जिन्होंने एलोकेशन ली है, दे हैव थॉरली रिलाइड ऑन रिसर्च पेपर्स। सो एग्जैक्टली जस्ट रिलाइंग ऑन बुक्स इज नॉट इनफ। बिल्कुल तो ऐसे ही, एक बिल्कुल बड़ा ऐसे ही है। इंपॉर्टेंट की टेक अवे है कि किताब में पढ़ने से अब सिर्फ वो गेम जो है ना आपके हाथ में नहीं हो सकती, आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाना है, बल्कि रिसर्च पेपर्स ज्यादा मजेदार बिल्कुल और ऐसे ही ज्यादा है, इंटरेस्टिंग होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई ऐसी चीज बताएं जो सीएसएस में आने के बाद आपकी एक मिथ थी और वो बस्ट हुई कि यार ओह ये तो ऐसा नहीं है, आने से पहले क्या लगता है और आके आपको क्या रियलाइजेशन हुई? उसामा का क्या पर्सपेक्टिव चेंज हुआ एग्जाम और जर्नी के बारे में, जो आप अभी क्लैरिफाई करना चाहते हैं ऑडियंस के लिए? बिल्कुल ठीक है सर, ऑडियंस के लिए भी ये क्लैरिफिकेशन है कि एक ये मिथ बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है, खुसूसन आई एम फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड, तो बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है कि सीएसएस करते हैं वो लोग जिनका बहुत एलीट एकेडमिक बैकग्राउंड होता है, जो बाहर से पढ़ के आ रहे होते हैं। आई हैव स्टडीड फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, अ पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन, आई हैव डन इट अल्हम्दुलिल्लाह। तो और उसके अलावा फिर आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के अलावा जो एक मिथ है कि आपके बहुत करेक्शंस आपको चाहिए, आपको बहुत जो ब्यूरोक्रेटिक बिल्कुल बैकग्राउंड आपको चाहिए, आपकी फैमिली में लोग इसमें होने चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं है। आपका ना कोई कांटेक्ट, ना एग्जैक्टली फैमिली में लेना देना, ना आप एग्जैक्टली एलीट इंस्टीट्यूशन से पढ़े, ना फॉरेन एग्जैक्टली डिग्री, आम नॉर्मल पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज और स्कूल से पढ़ के बिल्कुल आज ऐसे आप ही, इस पोजीशन पे हैं। सो दिस एग्जाम इज फॉर एवरीबॉडी बिल्कुल ऐसे ही, और इसके अंदर एग्जैक्टली प्योर बहुत ज्यादा मेरिट है। एग्जैक्टली सर, हाईली मेरिटोक्रेटिक। बिल्कुल मैं कहूंगा कि पाकिस्तान में 2 एग्जाम्स हैं कि जिनकी मेरिट पे बेट लगाया जा सकता है। एक सीएसएस का एग्जाम है और दूसरा आर्मी की जो हायरिंग्स हैं फेयर उनके इनफ एग्जाम्स हैं कि इन पे आप बेट लगा सकते हैं कि यार इनमें जो है ना ट्रांसपेरेंट होंगी 100% चीज़। मेरिट फॉलो होगा। बिल्कुल ठीक है। सो एक सवाल ये है कि लोग अक्सर पूछते हैं एकेडमी पहले ज्वाइन करें, ना करें या बाद में करें। ऑनेस्टली सब्जेक्टिव बात है, लेकिन आपके ओपिनियन में एक अच्छे इदारे का क्या रोल है और आइडियली किस स्टेज पे कैंडिडेट को एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए? एज बिगिनर या थोड़ी सी तैयारी करके या ना करे, खुद भी हो सकता है, आपके ख्याल में? ऑलराइट सर। सर एक बात जो बड़ी कॉमनली मशहूर है ना, कि अमूमन बहुत सारे क्वालिफायर्स कहते हैं कि एकेडमी ज्वाइन ही ना करें। मैं कहता हूं कि ये कोई एक रिजिड अप्रोच नहीं है कि एकेडमी जाना ही नहीं बिल्कुल है। मैं समझता हूं कि बगैर राइट डायरेक्शन के सीएसएस क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल अब आप पे मुनहसर है कि आप वो राइट गाइडेंस कहाँ से लेते हैं। आपका कोई सीनियर मौजूद है, कोई आपकी फैमिली में मौजूद है, वो आपको गाइड कर देते हैं, फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक है, फिर आपको जरूरत नहीं है। अगर कोई नहीं है आपके पास, आप किसी एकेडमी में चले जाते हैं, आपको वहां पे कोई अच्छे मेंटोर मिल जाते हैं, कोई अच्छे टीचर मिल जाते हैं, बिल्कुल वो आपका हाथ पकड़ते हैं, आपको राह दिखाते हैं, फेयर इनफ। आपको राइट गाइडेंस चाहिए, वो आप जहां से भी ले लें, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। वो आप लें और इसको फॉलो तो करें। यूजुअली हो सकता है खुद जो आपको टाइम लगे, लेट्स से 12-14 महीने, वो आपको किसी अच्छे इदारे में डायरेक्शन के साथ 4-5 महीने में आप डायरेक्शन ले लो, इट विल सेव यू टाइम। बिल्कुल ऐसे ही है, सो बिल्कुल खुद ऐसे जो ही है, आपने खजल ख्वारी करनी है किसी अच्छे मेंटोर गाइड, इट कुड बी एनीबॉडी, इट कुड बी बिल्कुल योर ऐसे ही है। फादर, इट कुड बी योर समबडी इन योर फैमिली, या कोई किसी अच्छे इदारे के पास चले जाए और उसको फिर फॉलो करें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली और वो यहाँ आप पे डिसाइड कर लें कि यार किसके यस पास मैंने जाना है। एग्जैक्टली, और यहाँ पे आई वुड ऐड कि एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने समझी वो ये थी कि आप गाइडेंस फिर उस इंसान से लें हु हैज वॉक्ड दिस पाथ हिमसेल्फ। जो इंसान इस राह से गुजरा है उसको मालूम है कि यहाँ पे किस अंदाज से इस राह से गुजरना है, बिल्कुल कहाँ पे संभलना है, कहाँ पे बिल्कुल लड़खड़ाना नहीं है, कहाँ पे आप रिलैक्स भी हो सकते हैं,
जब आपका कोई रहबर ऐसा हो ऐसा ही जो है। इस राह से गुजरा है, तो आपके लिए राह आसान हो जाती है, वरना रास्ता तवील हो जाता है और बहुत कठिन हो जाता है। बिल्कुल। और जनरली आपका पर्सपेक्टिव में किप्स एक बड़ा पुराना इदारा है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इवनिंग कोचिंग है, सीएसएस प्रिपरेशन है। सो डू यू थिंक हमने काफ़ी अच्छा और अफोर्डेबल तरीके से लोगों को जो है वो कोशिश करते हैं कि हेल्प करें। सो आपका क्या ओपिनियन है इस इदारे के बारे में, इसकी चीज़ों के बारे में? व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन? सर, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा किप्स के साथ वो 2 तरह से रहा और वो दोनों तरह से बहुत अच्छा रहा। एक टेस्ट सीरीज़ मैं किप्स की रिगरस। टेस्ट सीरीज़ में अपीयर हुआ और रिगरस टेस्ट सीरीज़ थी, इवैल्यूएशंस बहुत अच्छी थी और मोस्ट इम्पोर्टेंटली बहुत कॉस्ट इफेक्टिव टेस्ट सीरीज़ थी। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि ओवरऑल पूरे सीएसएस सर्कल में इतनी कॉस्ट इफेक्टिव टेस्ट सीरीज़ और कोई भी ऑफर नहीं द करता। आइडिया वाज़ टू कीप इट अफोर्डेबल। Exactly. So this is one thing. And secondly, I appeared for the mock interview Hmm. at KIPS, and that was a very good experience. और it really helped me in the final interview as well. जबरदस्त। लास्ट मुझे क्वेश्चन ये है आपसे, अवाम हमारी बड़ी डिसग्रंटल्ड है, जॉब्स नहीं है, हालात बुरे से बुरे होते जा रहे हैं, पीपल आर ट्राइंग टू फ्ली फ्रॉम द कंट्री, बड़ी ज़्यादा एक यूथ बल्ज है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे पीपल आर नॉट हैप्पी। What is your message to the youth now that you have been allocated to PAS? Mashallah, you're a winner, you're an inspiration for so many people. आपका दिल से क्या मैसेज होगा देखने वालों को, मुल्क के बारे में, सर्विस के बारे में? सर, ये तो बहुत सारा डाइवर्स बात हो जाती है। जनरली जनरली एक एज अ होल जो मैं मैसेज दे सकता हूँ, वो अहमद फराज ने बड़े खूबसूरत अल्फाज कहे हैं ना कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो इंसान को अपनी एफर्ट करनी चाहिए कि वो एक पॉजिटिव रोल क्या अदा कर सकता है, और ये हम हमारे माशरे में हर फर्द को उम्मीद का दामन हाथ में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ क्योंकि मैंने सिस एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो दिस इज द राइट ऑडियंस जिसको मैं बता सकता हूँ कि दिस इज द एग्जाम जिसमें आप एफर्ट करें, इट इज टोटली वर्थ इट। हाँ, आपको हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, और इन दैट हार्ड वर्क आपके लिए वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अल्फाज एक बड़ा अच्छा वो मैसेज हो सकते हैं कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। लिहाजा मेहनत कीजिए, अल्लाह ताला जरूर आप पे भी अपने कर्म का मामला फरमाएंगे। बिल्कुल ठीक है। क्या सीएसएस के लिए हमें कंप्लीट कश्तियां जला देनी चाहिए, या वी शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान, बिकॉज दिस एग्जाम इज अनसर्टेन, जाहिर है परसेंटेज पासिंग कम है, तो क्या सजेस्ट करते हैं इस हवाले से? सर, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि अपनी सारी कश्तियां जला दी जाएं। 2025 का रिजल्ट आया है तो 170 पीपल आर एलोकेटेड, बट देयर आर 172 पीपल हु आर अनएलोकेटेड। लिहाजा सारी कश्तियां जला देना बहुत बड़ा रिस्क है। और You माय should हार्ट always गोज have a आउट, backup plan. एग्जैक्टली, माय हार्ट गोज आउट फॉर दोज पीपल हु वर वेरी टैलेंटेड, हु वर वेरी हार्ड वर्किंग, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज वर शॉर्ट। तो सारी कश्तियां ना जलाएं। इस चीज को अपना, इस सीएसएस की जर्नी को अपना 100% इनपुट दें, लेकिन एट द सेम टाइम हैव अ बैकअप इन योर और ये माइंड। चीज भी क्लैरिफाई कर दें कि सीएसएस की जर्नी दरवाजे खोलती है, आपका माइंड, आपका एप्टीट्यूड, Exactly. इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन, आपकी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, और मेरा ख्याल है सीएसएस की जर्नी से गुजरने के बाद यू आर अ डिफरेंट पर्सन Exactly, इन अ there is no लॉट ऑफ doubt. वेज। यू कैन रेज योर किड्स बेटर, यू लुक एट सोसाइटी डिफरेंटली, यू आर एबल टू कंट्रीब्यूट। सो दिस इज आल्सो अ साइड जो Exactly, यूजुअली exactly. लोग सिर्फ एग्जाम से एसोसिएट करते हैं, बट द जर्नी जो होते हैं ना, अब मैं आपके साथ, आपको ठप्पा तो लग गया है, लेकिन ठप्पे के लिए जो जर्नी थी, वो जर्नी वाज द एक्चुअल थिंग। Exactly. This is basically a larger than life journey. बिल्कुल। थैंक यू सो मच उसामा, इट वाज एन ऑनर टू मीट यू। बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप लगा के। लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर यू एंड योर जर्नी अहेड। दैट वाज उसामा, 15th in Pakistan, allocated to Pakistan Administrative Service. Thank you so much for watching. I will see you guys in the next one. Allah Hafiz.